हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें 2024 के बीएड में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, चाहे इसमें जनरल नॉलेज को देखने को मिलेंगे, सामान्य ज्ञान देखने को मिलेंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस ऐड होंगे दोस्तों? इसमें 100 क्वेश्चंस ऐड होंगे और 100 क्वेश्चंस जैसे बीएड में पूछे गए हैं सेम टू सेम क्वेश्चंस है, आपको पूरे के पूरे सॉल्व मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये कुछ बीएड में डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता में आपको 30 नंबर मिलेंगे 30 क्वेश्चंस के। सामान्य मानसिक योग्यता में ही आपको मैथ देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रीजनिंग वगैरह देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस है, इसमें शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चंस आएंगे और सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य अंग्रेजी के इसमें 10 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये जो दिया गया है, देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता की है। ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, कुछ मैथ और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। एग्जाम में जैसे ये पूछ देता है तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि यहाँ पर जो ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं वो कितने त्रिभुज होंगे। ये कहना एकदम सडनली मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आप कह पाएंगे तो कैसे कह पाएंगे? देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा होगा उसको मैं बना लेता हूँ पहले। इस तरीके से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या मैं इस तरीके से जो दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगा। ये दो लाइनें देखिए इस तरीके से ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ऐड किए हुए दो लाइन दिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ऐड किए हुए दो लाइन दिखेंगे। ये वाला इसके साथ में मिल जाएगा, ये वाला इसके साथ। लगभग आपको ये डायग्राम इसी तरीके से दिखेंगे। ठीक है, अब मैं कलर ऐड कर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है पहला आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक है, ये वाला कहाँ से कहाँ तक? ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरीके से दिख रहा होगा, ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा होगा? तीसरा त्रिभुज दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज दिख गए दोस्तों। ठीक है, एक त्रिभुज आपको यहाँ से दिख रहा होगा। इसको फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये त्रिभुज आपको यहाँ पर और एक दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? चौथा त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और त्रिभुज मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये वाला त्रिभुज जो होगा, ये कहाँ से बन जा रहा है? ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना। तो ये वाला कौन सा त्रिभुज है? पांचवा त्रिभुज हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले त्रिभुज के लिए। तो जो अगला त्रिभुज है यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये वाला जो दिख रहा होगा वो आपका कौन सा त्रिभुज दिख रहा होगा? छठवां त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ आपको छठवां त्रिभुज, 6 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है इसमें भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज ये हो दिखाई दे रहा होगा, ये 2, ये 3, उसके बाद 4, 5, 6। यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, बिल्कुल इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 1 हो गया 6। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या दिखाई पड़ रही है वो कितने हैं? 6। 4 कोने हैं, इसीलिए आपको कितने दिखाई दे रहे होंगे? 24 दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं अगले। यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या में आप इसको देख लीजिए। त्रिभुजों की संख्या जब बात करेंगे तो इसमें 24 हो गए हैं, 24 मैं आपको दिखा दिया। अब कहाँ पर त्रिभुज देखने को मिलेंगे? देखिए, तो ये जो त्रिभुज है ये किस तरीके से हुआ? 6 × 4 × 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज की संख्या एक और आपको दिखाई देंगे। अब ये वाले एरिया में ये वाला एरिया करके 24 हो गया है। ठीक है, अब लेकिन ये वाला एरिया अभी बचा हुआ है। ये वाला एक त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर एक त्रिभुज। ठीक है, उसी प्रकार से कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये वाला डायग्राम में देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब ये बड़ा होगा तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये और बड़ा होगा तो कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 3। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। देखिए, एक त्रिभुज, उसके बाद 2 त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने त्रिभुज मिलेंगे? एक और त्रिभुज मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, उसी प्रकार 1, 2 और 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 × 4 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। जो ऑप्शन है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? 36 दिखाई दे रहा है जी। सी नंबर 36 दिखाई दे रहा है। तो कितना त्रिभुज हो जाएंगे ये वाले डायग्राम में?
36 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। जो अगला क्वेश्चंस है पूरे के पूरे सॉल्व क्वेश्चंस करूंगा दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल A to Z आपको दिखाऊंगा और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप झट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो न्यूनतम सीधी रेखा जब ऐसे होती हैं तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं काउंट करने में कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो कितनी रेखाएं होंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये वाला जो है इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 4 दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक और दो ऐड कर लेता हूँ, तो 4 5 6 यहाँ पर हो गए। ठीक है, जो सीधी रेखाओं में है, तो ए हो गया 7, ए हो गया 8। ठीक है, एक यहाँ से जाएगा 9 आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बीचों बीच आएगा वो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 10 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया दोस्तों। अब ये वाला यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, देखिए एक और आपको दिख रहा होगा, ये मिल गया 11, ये मिल गया 12, ये मिल गया 13, ये मिल गया 14। तो सेम टू सेम आपको डायग्राम दिख गया। ये और ये वाला डायग्राम जब देखेंगे तो लगभग सेम टू सेम डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, 14 हो गए, इसमें कितने हो गए 14, तो 14 दिया हुआ है आपको ऑप्शन में जी, 14 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों में क्रमांकित किया जाए, जिसमें से एक अंक 2 4 और 6 के आसन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूप से सत्य होगा। ठीक है, जब पासा की बात करते हैं हम लोग, तो एक पासे में कितने भाग रहते हैं, 6 भाग रहते हैं। तो 6 भाग देखिए किसी न किसी विपरीत में रहते हैं। 2 6 के विपरीत कभी भी नहीं हो सकता, 2 6 के विपरीत कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन 1 6 के विपरीत हो सकता है। ठीक है, 1 3 के आसन्न कभी नहीं हो सकता है। 1 3 के आसन्न, 1 3 का आसन्न मतलब एक जिधर रहेगा उसके विपरीत साइड 3, यानी उसके आसन्न भाग में हो गया। लेकिन 3 5 के आसन्न हो सकते हैं। 3 5 के विपरीत कभी नहीं हो सकता, लेकिन 3 5 जो 5 है उसके आसन्न हो सकते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जब पासे आप लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, 3 5 के आसन्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तीसरा का सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स, ये जो नीचे दिए गए बॉक्स हैं उसमें से 1 2 3 4 में से उन बॉक्सों का चयन कीजिए जिसमें कागज की दी गई सीट से ये चीज़ें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो किससे बनाई जा सकती हैं, देखिए आपका, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम से आप क्या क्या चीज़ें बनाए जा सकते हैं, आप क्या क्या बना जा सकते हैं। तो ये जो भाग हैं वो पहला तो दिखाई दे रहा होगा, ये जो पहला है वो बनाया जा सकते हैं इस वाले डायग्राम से। कैसे बनाए जा सकते हैं, देखिए एक माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक माइनस यहाँ पर एक फोल्ड दिखाई दे रहा होगा, जो बिल्कुल ही क्लीन भाग होगा, तो ये क्लीन भाग है। इसका अगला जो पक्षों का इधर एक क्लीन के रूप में जुड़ा होगा, एक डॉट के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इक्वल है, ये वाला इक्वल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते दूसरे डायग्राम का हो सकता है, तो 1 2 3 यहाँ पर दूसरे डायग्राम है, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर ऐड नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा डायग्राम ये वाला नहीं होगा, तीसरा डायग्राम क्या होगा, तीसरा डायग्राम को देखेंगे तो जो इक्वल है यहाँ पर है, जी हाँ इक्वल यहाँ पर है, तो उसके बाद फिर एक भाग यहाँ से ऐड करके एक खाली स्थान को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 3 भाग यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसका 3 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए देखेंगे कि एक भाग आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, बीचों वाला भाग यहाँ पर मिल जाएगा, खाली स्थान वाला भाग यहाँ पर मिल जाएगा, तो 2 खाली स्थान यहाँ पर जुड़ करके चौथा वाला भाग भी बना लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 1 3 4 1 3 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं दोस्तों। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जो लुप्त संख्या है, ये जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला, n, उसके बाद फिर n-1, जो n है ये वाले नंबर्स हैं, नंबर्स। ठीक है, ये वाला नंबर क्या है, n है, यहाँ पर 31 उसके बाद फिर 31 -1। ठीक है, इसका जब इक्वल करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 31
इनटू, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये वाला भाग चला आएगा, और इन दोनों का जब आप एक साथ इनटू करेंगे तो ये वाला आंसर चला आता है, ठीक। उसी प्रकार हम ये वाले 3 को भी ऐड कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस सॉरी 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 को माइनस कर दिए तो 2 हो गया, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू। इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन से, CLR BQSMAPINFJKGYX, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से सामान्य है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। ये वह कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है, ठीक है। LBT की जब बात करेंगे तो LBT कैसे हुआ होगा, देखिए एल आपको कहीं दिख रहा जी, एल यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें एल में +2 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एल में +2 करेंगे तो आर और टी, उसके बाद फिर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल में +2 ऐड कर दिए तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर टी, बी और टी के बीच में क्या संबंध है, तो बी और टी के बीच में संबंध देखिए, टी पहले चला आ रहा है तो B-1 अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो दिखाई दे रहा है IJF, ठीक है। ये वाला IJF आपको दिखाई दे रहा होगा, तो IJF हुआ कैसे होगा, देखिए I +2 कर दीजिए तो I यहाँ पर है, उसके बाद फिर 2 कर दीजिए तो NF तीसरे पोजीशन पे J है, ठीक है। +2 करेंगे तीसरे पोजीशन पे J आपको मिल जाएगा, J को -F कर देंगे तो F से पहले है तो J को -1 कर देंगे तो यहाँ पर F मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन PID में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, देखिए PDI यहाँ पर देखिए P के बाद 1 है, P+1 करेंगे तब जाके आपको I मिल रहा है, लेकिन हमको +2 करना था, क्यों, क्योंकि LBT के संबंध में 2 पहले 2 ऐड किए थे, फिर B में -1 कर दिए थे, I में +2 किए थे, J में -1 किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये वाला सीक्वेंस है वो मैच नहीं कर रहा है। BMS मैच कर रहा है क्या जी, B+2 करेंगे तो यहाँ पर M हो जा रहा है, और M-1 करेंगे तो S हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठवा का C करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 7वां नंबर, ओरिजिनल सीक्वेंस पर मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ही बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैथ के कुछ फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, भले ही 2024 के सॉल्व क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन इससे मिलता जुलता पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए 6 सदस्य ABCD और EF के एक परिवार है, ठीक है। AB एक विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। A और B जो है वो विवाहित जोड़े हैं। A क्या है, पुरुष सदस्य है, ठीक है। D C का इकलौता पुत्र है, जो D है ना वो C का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद C A का भाई है, C क्या है, A का भाई है, यानी D क्या हो गया, भतीजा हो गया, ठीक है। B F की बहू है, जो B है, अच्छा यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, E D की बहन है, E जो है वो क्या है, D की बहन है। D और E के बीच में भाई बहन का बहन का संबंध है, ठीक है। B F की बहू है, B किसकी बहू है, F की बहू है। तो यहाँ पर B F की बहू है तो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, B की मृत्यु हो चुकी है। E C के बीच क्या संबंध है, तो E और C के बीच क्या संबंध होगा, तो E और C के बीच संबंध होगा किसका, बेटी का, किसका, बेटी का। तो B नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, इस श्रृंखला को देखें, ये जो श्रृंखला है उसको देखिए आप, क्या है, ये 664 माइनस आपको दिख रहे हो, उसके बाद 332, उसके बाद 340, 170, उसके बाद फिर खाली स्थान है ये, उसके बाद फिर 89 है। तो ये खाली स्थान को आपको निकालना है, ठीक है। मैं तो बता दूंगा आंसर, लेकिन कैसे आएगा आंसर ये देखिए, ठीक है। 664 डिवाइडेड 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 664 डिवाइडेड 2 करिए पहले, उसके बाद कितना आएगा, 32, ठीक है।
32 में +8 कर दीजिए, तो 32 में +8 करेंगे तो 340 मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए 340 को आप आधा करिए तो 170 आ जाता है। 340 को आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब 170 में 8 को जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि जो 2 है उसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद फिर 8 को जोड़ दिया। यहाँ पर भी 2 को क्या किया, पहले हमने डिवाइड किया 2 से, उसके बाद फिर हम लोग 8 को ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब 8 को ऐड किए तो यहाँ पर 178 आ गया, 178। क्या क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसमें है 178? जी हाँ, 178 है इसका ऑप्शन में, तो डी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं हम लोग। देखिए, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 4 के बाद 8 आ रहा है, तो 4 कैसे आया होगा, देखिए। तो 4 आने के लिए 2 के पावर 3 करिए, 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना 2 बराबर 4। यहाँ पर 4 कर दीजिए तो कितना का आंसर आएगा, इससे कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो 4 आंसर आ गया, तो ये वाला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं उसी तरीके से 18 कैसे आया होगा। तो 18 आने के लिए यहाँ पर 3 के पावर 3 करने पड़ेंगे। तो 3 के पावर 3 जब करेंगे तो आता है कितना, 27। दोस्तों कितना आता है, 27 माइनस 3 के पावर 2 कर दीजिए, कितना आता है, 9 आता है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो 4 और 18 आ गया। अब बात करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो 18 के बाद वाला सीक्वेंस क्या आएगा, तो 2 के पावर 3 किए थे, उसके बाद 3 के पावर 3 किए, अब हम लोग 4 के पावर 3 करेंगे, ठीक है। तो जब 4 के पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाता है, 64 आ जाता है माइनस, उसके बाद फिर 4 के पावर 2 भी करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। इन दोनों का माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में क्या है, 48 दिया हुआ है, ए नंबर 48 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आप एक सीक्वेंस बनाइएगा ABCDEFG का, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस पहले मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैच करने के दौरान क्या देखिए कि इसका पहला ई है और इसका पहला जी है, इसका पहला आई है, ठीक है। उसी तरीके से हम इसका क्या करते हैं, सीक्वेंस निकालते हैं। जब हम ई और जी के बीच में देखेंगे तो E+1 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, E+2 कर देते हैं। E+2 करेंगे तो जी आ जाता है, EFG, ठीक है। तो ई के बाद एफ छूट जाता है तो दूसरे नंबर पे जी चलाता है, ठीक है। जी के बाद एच के बाद आई आता है, तो G+2 करेंगे तो यहाँ पर आई चलाएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आई चलाएगा। फिर आई के बाद क्या आना है, तो आई के बाद JK आना है, क्यों, क्योंकि आई के बाद +2 करेंगे तो क्या आ जाता है, के आ जाता है। तो पहला हमने क्या सॉल्व कर लिया, के, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला तो सॉल्व हो गया क्या, के। अब दूसरे नंबर पे एल, तो एल के बाद यहाँ पर एल में क्या ऐड किए, तो एल को यहाँ पर देखने के लिए देखिए, जो एल है वो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पे एल है, ठीक है। तो इसके दूसरा नंबर पे एल, इसके दूसरे नंबर पे एल, इसके दूसरे नंबर पे एल, तो इसका भी दूसरे नंबर पे क्या होगा, एल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ। एफ के बाद एच यहाँ पर दिया हुआ है, तो एफ के बाद एच दिया हुआ है, मतलब फिर यहाँ पर कर रहा है कि ये एच के बाद यहाँ पर प्लस दूसरे नंबर पे एफ, उसके बाद फिर होता है जी, उसके बाद फिर एच, ठीक है। तो यहाँ पर +2 कर दिए तो एच चलाया। अब H+2 करेंगे तो क्या चला आता है दोस्तों, तो H+2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है J, क्या आ जाता है, J। तो ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको, तीसरे नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, J दिखाई दे रहा होगा। तो J के बाद वाला क्या होगा सीक्वेंस, तो J के बाद यहाँ पर फिर से आपको क्या देखने को मिलेंगे, J के बाद आपको +2 कर देंगे तो L देखने को मिलेंगे। तो इसका तीसरा नंबर भी हमको क्या मिल गया, L। उसी तरीके से A बिल्कुल मॉडिफाई नहीं है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, लास्ट वाला A, यानी इसका क्या निकल गया दोस्तों, इसका निकल गया KLLA, ये वाला भाग इसका निकल गया। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, B नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ही चैनल पर बने रहिए, ठीक है। सारा का सारा 100 क्वेश्चन में सॉल्व करके जाऊँगा। प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो कि प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, बीचों बीच वाला भाग बिल्कुल ही चेंज है। ये वाला भाग को इधर कर दिया है, बीच में जो था वो करेक्ट है, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, ये वाला को बस खाली चेंज किया हुआ है। तो ये वाला को चेंज करने के लिए क्या करेगा, ये वाला को
ये वाला जो भाग है उसको क्या कर दिया है, ठीक उल्टा कर दिया है, यानी ये पहले ये वाला भाग था, इसी को जब हम उल्टा कर दिए तो ये वाला भाग चला आया। ठीक है, तो उसके बाद फिर एल को हम उल्टा करेंगे, तो एल इस तरीके से है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो कौन सा भाग हमको दिखाई देगा, लगभग ए वाला भाग दिखाई देगा। ठीक है, अब उसी प्रकार आई को उल्टा करेंगे तो आई तो जैसा है वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी नंबर, डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि डी वाला डायग्राम यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन 12वां नंबर। तो जो 12वां नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है 12वां नंबर, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा है, कौन सा होगा, 35, 36, 54, 45। देखिए मैं कह देता हूँ करेक्ट आंसर है 54, लेकिन कैसे आया चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहला यहाँ कह रहा है किसी संख्या की 1/4 का, तो पहला जो संख्या है हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1/4 का 1/3 का आंसर क्या होगा, 15, तो 1/3 यहाँ पर पहले मान लेते हैं, उसके बाद फिर मान लेते हैं क्या, 1/4 मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उसका जो भाग है मान होगा कितना हो जाएगा, 15, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है 15। ठीक है, तो इसका मान अब हम लोग रख देते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटू करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, तो ये 12 में मिल जाता है और इसके बराबर में क्या मिल जाता है, 15 मिल जाता है। ठीक है, तो 15 जब मिलेगा तो इसके ए इक्वल है, यानी इसके नीचे 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, कितना होगा, 180, यानी इसका कैसे मान रखेंगे, जो x है x का मान हम लोग किस तरीके से रखेंगे, तो इसके इंटू में हम लोग x को भी रखेंगे ना, क्योंकि एक नंबर है तो x को रखेंगे, तो इसका इंटू भी करेंगे तो यहाँ पर 12x हो जाएगा। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमको 3/10वां का मान निकालना है, किसका, कौन 10वां का मान निकालना है, 3/10वां का मान निकालना है यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ पर 180 हो गया, तो 3/10वां का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, 3/10वां का मान निकालने के लिए ये वाला कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कैसे रखेंगे, देखिए इसको रखने के लिए ये हमको क्या मिला था, 310 × 180, और इसको हम लोग किस में रखे हैं, 310 × x, ये वाले मान में रखे हैं, x का मान यहाँ पर रख दिए हैं 180। ठीक है, अब इसको कट करिए, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 × 18 आपको देखने को मिलेंगे, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नीचे दिए गए चित्र के टुकड़ों को जोड़कर कौन सी संख्या आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, ये वाला इसका कौन सा आकृति बनाई जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 13वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। देखिए सी नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, आप जब इसको मैच करेंगे, एक त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, और ये चारों भाग को मिला करके 1 2 3 4 भाग को मिला करके ये वाला जो चित्र है उसको बनाया जा सकता है टुकड़ों को जोड़ करके। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों। क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों है उनका तालमेल बिल्कुल ही सही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बिल्कुल ही सही मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। जितना ज़्यादा ये सरल लग रहा है आखिर उतना ज़्यादा सरल नहीं है, इसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार देखने पड़ेंगे रीजनिंग के सवाल और साथ ही साथ मैथ के सवाल। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए होता क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ओ होगा। तो कैसे होगा ओ, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जब एक एक करके हम लोग देखते हैं, आई और आर के बीच का संबंध अगर देखेंगे, ठीक है, आई और आर का बीच का संबंध देखेंगे तो किस तरीके से आया होगा। ए से लेकर जेड तक आप लिखेंगे, एक से आगे बढ़ेंगे और जेड से पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बरोबर सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, आई और आर का सीक्वेंस जो होगा बरोबर सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ए के क्रम में जो सबसे पहला क्या आता है, आई आता है ना, तो ए के क्रम में आई कितना नंबर पे आता है, जो ए के क्रम में है, ए से आप 9वें पोजीशन में जाइएगा तो आपको आर मिलेगा, और जेड से आपको पिछले पोजीशन में जैसे आएंगे
जेड से पिछले पोजीशन में 9 आएंगे, यानी माइनस कर देना है आपको, तो कौन सा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, आर। उसी तरीके से एल और किसके बीच में संबंध मिलेगा, तो एल यहाँ पर कितने पोजीशंस में आते हैं, 12वें पोजीशंस में आते हैं। एल कितने पोजीशंस में, जो एल है वो 12वें पोजीशंस में आएंगे, तो जेड के 12वें पोजीशंस में माइनस में आपको देखना है कि कौन सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो जेड के पोजीशंस है उसको जेड में बैक करेंगे 12वें पोजीशंस में, तो कौन देखने को मिलता है, ओ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं, डी नंबर हो जाता है करेक्ट आंसर, ओ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले ए से लेके जेड तक आप इसको लिख लीजिएगा, तब जाके आपको भरपूर समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। ओरिजिनल सीक्वेंस सच पर मेनू स्क्रिप्ट। देखिए 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अभी। तो 15 क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक, इसमें आप देख लीजिए ए बी, ठीक है, x-1, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर बी ए, उसके बाद फिर x-3, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको माइनस ऐड कर देना है। यहाँ आपको माइनस ऐड नहीं है, यहाँ पर माइनस ऐड करके आपको कंप्लीट बनाना है, ठीक है। तो जब इसको माइनस हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ए का तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, x-1 हो जाएगा। इसी तरीके से बी बटा ए माइनस का x3, सॉरी माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर ये जो भाग है वो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3, इस तरीके से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्टेप को कैसे फॉलो करेंगे। तो अगले स्टेप को फॉलो करने के लिए क्या हो जाएगा, ए और बी, बी और ए को उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x-1 बचेगा, उसके बाद फिर माइनस का x प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये वाला जो भाग है ये x, जब ये इधर चलाएगा तो ये x प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 3 रहेगा, ये वाला -1 इधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। सी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 2, ठीक है। ये वाला जो सी नंबर है वो दिया हुआ है क्या, 2, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चंस क्या है, देखिए एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण का आधा पानी सिरप बन जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो मिश्रण का सिरप बनाने के लिए सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, 3 - 3x। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से या शॉर्टकट तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मिश्रण में पानी का जो भाग है वो क्या है, वो पानी का भाग आपको देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर 8 है, प्लस में इसको 8 जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए लिक्विड का भाग है 3 और 5, 5 3 8 भाग में हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये कितने भाग का पानी है, 3 - 3x का भाग का पानी है, ये वाला पहले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सिरप की मात्रा को हम लोग बनाते हैं। तो सिरप की मात्रा यहाँ पर बना लेंगे 5 - 5x बटा 8, ठीक है। इसको बना लेते हैं। कह रहा है कितना भाग निकाल कर उसमें स्थान पर पानी डालना चाहिए। अब देखिए माइनस इसीलिए है क्योंकि यहाँ निकालने की बात किया गया है, ठीक है। मिश्रण का आधा पानी और आधा सिरप बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, देखिए पहला समीकरण ये देखने को मिलेंगे और दूसरा समीकरण आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको और आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको और आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इन दोनों का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, माइनस का 3x, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, उसके बाद फिर 5x हो जाएगा बटा 8 हो जाएगा। इसके इक्वल में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके इक्वल में, इसको चलिए कट करके मैं बना लेता हूँ। देखिए यहाँ से अब बनाना शुरू करते हैं। माइनस का 3x बटा 8, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का x, उसके बाद प्लस का 5x, उसके बाद 8 देखने को मिलेंगे, फिर बराबर 5 - 3, बराबर 5 - 3 किसके थे, वो जो 3 - x देखने को मिल रहे थे। उसके बाद फिर 5 - x, तो 3 और 5 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्या देखने को मिलेंगे,
ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले भाग में रख दीजिए और नीचे वाले भाग में इसको क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल करके इसको रख लीजिए। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेंगे, माइनस का 3x, उसके बाद फिर प्लस का 8x, उसके बाद फिर प्लस का 5x। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 8 देखने को मिलेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, 2। ये 2 कहाँ से आया, इन दोनों को घटा करके। ठीक, तो अगले पोजीशंस में यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, देखिए प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 3 को घटा देंगे तो कितने हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर x लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर एक 1 है तो क्या हो जाएगा, इसको पहले काट देते हैं, इसको काटते हैं तो 5 और 4 के बीच में ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको देखने को मिलेंगे 8x5 के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 8x5 के रूप में देखने को मिलेंगे, तो x बराबर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो प्रतिस्थापन का हिस्सा पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन का हिस्सा क्या है, तो 1/8 मतलब आधा भाग इसको काटने की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ऐड कर देता हूँ, 1/8 ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला 8 और ये वाला 8 यहाँ पर कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चंस में 1/5 करेक्ट आंसर है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस में है यहाँ पर 1/5 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। 17वां क्वेश्चन, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला देखिए हम लोग करते क्या हैं, सब में एक एक चीज़ें जोड़ेंगे। क्या क्या चीज़ें जोड़ेंगे, देखिए अब हमको तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल चाहिए। ठीक है, तो पहला बच्चे की कितनी संख्या क्या होंगी, x होंगी। उसके बाद फिर हम इसमें जोड़ देंगे प्लस का 3, x प्लस 3, x प्लस का 3। उसके बाद फिर जोड़ेंगे x प्लस का 5। उसके बाद इसी में जोड़ देंगे x प्लस का 7। उसके बाद इसी में जोड़ देंगे x प्लस का 9। क्या जोड़ेंगे, अच्छा 3 का कॉम्बिनेशन में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो x प्लस 6, उसके बाद फिर x प्लस 9 जोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर जोड़ेंगे x प्लस 12। सॉरी, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ x प्लस 3 का, x प्लस 6 का, x प्लस 9 का और x प्लस 13 का, 3 यहाँ पर ऐड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो 3 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक x की संख्या आप पहले कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5। आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5x। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 5x। अब नंबर ऐड करते हैं, तो 3 का कॉम्बिनेशन में 3 प्लस, उसके बाद 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, 3 9 प्लस 12 कितने नंबर तक बताया है, 5 बच्चों की आयु को बताया है। तो x 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, तो 6 3 9 9 9 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या कर देते हैं हम, 13 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 30 ऐड कर देते हैं। जब 30 ऐड कर देंगे तो इसके बोल रहा है कि आयु का योग कितना होगा। तो आयु का योग यहाँ पर क्या, कितना यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ 0 हम लिख रहे हैं वहाँ पर क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। ठीक है, इसके बराबर मैं 50 लिख देता हूँ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 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 हमको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये देखने को मिलेगा कि 5x आया था, उसके बाद फिर यहाँ पर 30 आए थे, बराबर हमने क्या ऐड किया था, 50। ठीक है, 5x ये वाला इधर चला जाएगा तो 50 माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पर 5x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 20 माइनस डिवाइड 5 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 ईयर, ए नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से सॉल्व किया इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 18वां क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए क्या क्या किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब डी नंबर में क्या बता रहा है, देखिए डी नंबर में बता रहा है कि 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, तो इसका क्वेश्चन है
कि सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु के 5 गुना है। ठीक है, सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की जो वर्तमान आयु है उससे 5 गुना ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा नंबर, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुना थी। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें 1 और 2 दोनों उत्तर के लिए ये क्या है, आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों उत्तर के लिए क्या है, आवश्यक है। 18वां का क्या होगा करेक्ट आंसर, डी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। 19वां नंबर देख लीजिए, ये रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मालगा पर का यहाँ पर मालगा को अलग कर दीजिए, अपर को अलग कर दीजिए, तो मालगा पीच का हो जाएगा, अपर किसका हो जाएगा, कॉबलर। उसी तरीके से मालगा यहाँ पर फिर पीच का हो जाएगा, पोट यहाँ पर जूस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोगा एप्पल का हो जाएगा, ग्रोप यहाँ पर जेली का होगा। तो आपको एप्पल और जूस का खोजना है। ठीक है, तो जूस का तो यहाँ पर दिख रहा है, पहले एप्पल का खोज लेते हैं। तो एप्पल का क्या हो जाएगा, मोगा। ठीक है, ये तो एप्पल का मिल गया, और जूस का क्या होगा, पोट। ठीक है, पोट तो दिख रहा है, मोगा पोट पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोगा पोट, इसका करेक्ट आंसर पहला नंबर पे हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 20वां, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, अंतरद्वीप। देखिए प्रायद्वीप, द्वीप और अंतरद्वीप ये तीनों के तीनों सेम लग रहे हैं, लेकिन जो खाड़ी है बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर खाड़ी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये वाला जो देखेंगे, इसमें देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले क्या है, पंचभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये जो पंचभुज है उसी में क्या ऐड हो गया है, सॉरी ये उल्टा हो गया। चतुर्भुज में आपको इस तरीके से जो पंचभुज हैं उसको टेढ़ा कर दिया है। तो मैं अगर इसको टेढ़ा करूँगा, ठीक है, तो देखिए ये पंचभुज, ये चतुर्भुज के अंदर पंचभुज डाल दिया है। ठीक है, तो यानी चतुर्भुज के अंदर, तो मैं यहाँ पर चतुर्भुज दिया हुआ है तो किसके अंदर डालूंगा, त्रिभुज के अंदर डालूंगा। तो ए वाला जो भाग है इसको मैं अगर सीधा कर दूंगा तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो मैं इसके अंदर कैसा डाल दूंगा, ऐसा। तो आपको किस तरीके, ये वाला जो आंसर है वो कहाँ दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये नीचे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, डी नंबर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियां का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग कौन कौन सा बनाएगा, सी नंबर 1, 4, 5। कैसे बनाएगा, देखिए 1, 4 और 5 पूर्ण व्यवस्थित होंगे, लेकिन ये वाला जो है वो वर्ग नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 5। ये वाला पहले तो एक वर्ग बना हुआ है, इसको अगर सीधा कर देंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा, फिर इसको सीधा कर देंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा। तीसरा जो है वर्ग बन सकता था, लेकिन ये जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगा, पंचभुज की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं बनेगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में से समूहित किया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को चुनने के लिए यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है, अब आकृति में आपको देखना है, अब आकृति में देख करके बनाना है कि किस तरीके से ये बनाया जा सकता है। सबसे पहला आप त्रिभुज खोजिए कि आपको त्रिभुज कितना, कौन कौन से दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला 1 में तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके अलावा किसी में त्रिभुज दिखाई दे रहा है जी, 6 में त्रिभुज दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर 9 में त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यानी सीक्वेंस जब बनाएंगे तो 1, 6, 9 के बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपको चतुर्भुज देखना है। ठीक है, तो चतुर्भुज देखना है तो ये 3 में चतुर्भुज हो गया, 4 में चतुर्भुज हो गया, इसके साथ साथ 7 में चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4, 7 देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या देखने को मिलेंगे, पंचभुज 2, 5 और 8। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, 2, 5, 8। हमारा क्या क्या बन गया है, 1, 6, 9, 3, 4, 7, 2, 5, 8। ये कौन सा होगा, देखिए 1, 6, 9, 3, 4, 7, 2, 5, 8 ये वाला करेक्ट आंसर लग रहा है। बाकी ये सब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, हमारा सबसे लास्ट में 8 था, तो 8 वाला लास्ट यहाँ पर सबसे आसान भाषा में ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 24। निश्चित कूट भाषा, ठीक है, निश्चित कूट भाषा में पीट ना सम का अर्थ ब्रिंग मी वाटर है। पीट का अर्थ ब्रिंग है, ना का मी है, सम का वाटर है। ठीक है, तो ना का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना का ये वाटर वाटर सेम है, तो ना यहाँ पर कौन, यहाँ ये वाला लाइन में आप कौन कौन सेम देखेंगे, तो ना यहाँ पर सेम देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेम रहता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ना यहाँ सेम है, वाटर वाटर यहाँ सेम है, यानी ना का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, ना का वाटर हो गया। उसके बाद फिर
जोड़ बच गया, ठीक है, जो और टोड बच रहा है। तो जो और टोड किसी में है जी, जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में क्या मैच कर रहा है, तो लाइफ मैच कर रहा है। तो यानी जो का क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से इसको मैच करके देख लेते हैं। बात करते हैं जो और ओड मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाले लाइन में ट्यूब ओड पीट, ठीक है। ट्यूब ओड पीट में यहाँ तीनों के तीनों मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे में क्या हो, टोड का हमको मिल गया। टोड यहाँ पर देखिए, टोड इसमें है और इसके अलावा किसी में भी नहीं है। ना का मिल गया, यहाँ पर वाटर है। उसके बाद फिर जो का मिल गया, लाइफ है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्यूब का नहीं मिला है, ठीक है। तो ट्यूब ट्यूब यहाँ दो जगह है क्या, जी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर पीट और सम का मिल गया, पीट का यहाँ ब्रिंग रहेगा तो सम का मी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ना और जो का मिल गया, टोड का नहीं मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोड हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का टोड। बाकी ये सब लीन और कोट यहाँ पर मिल जाएगा, लीन का एंड हो जाएगा और कोट का यहाँ पर डेथ हो जाएगा। आपको किसका निकालना था, ईज का निकालना था। तो टोड यहाँ पर मिल गया शॉर्टकट तरीके से ईज, क्योंकि वाटर और लाइफ का तो मिल गया। तो वाटर का क्या मिल गया, ना, और लाइफ का मिल गया यहाँ पर जो, ठीक है। तो जो बराबर बराबर रहता है उसको हम लोग पहले हटा लेते हैं। तो टोड का यहाँ पर कोई बराबर नहीं था, इसीलिए टोड का क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन 25वां नंबर, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्या एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्या से भिन्न है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 5 से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही काम करिए, 10 से 5 को माइनस कर दीजिए, 5 आ गया। उसके बाद 17 से 10 को माइनस कर दीजिए, 7 आ गया। 26 से 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 37 से 26 को माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। यहाँ पर दो दो के सीक्वेंस में देखिए बढ़ता जा रहा है ना। 50 को इससे करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन 64 से इसको करेंगे तो 14 आ जाएगा। सब या आपको यहाँ से इतना तक देखेंगे +2 हुआ है, लेकिन एक यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या, ये 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है उसको पालन नहीं कर रहा है कौन, 64। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, चलिए देखते हैं कैसा टफ है। 11 छात्र हैं, ABCDEFGHIG, ठीक है, के पहली पंक्ति शिक्षा के सम्मुख बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। तो पहली पंक्ति हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहली पंक्ति हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर 11 छात्र हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 छात्र हमको बैठाने हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। के कहाँ पर बैठे हैं, शिक्षक के सम्मुख, यानी के को हम बैठा देते हैं शिक्षक के सम्मुख, ठीक है। अब बात करते हैं डी जो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है और लेकिन सी के दाईं ओर उसके दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इसको बैठाते हैं, ठीक है। डी कह रहा है दाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है किसके, तो एफ के। तो हम इधर से इसको बैठा देते हैं एफ के बाईं ओर। कहाँ बैठा दिए, एफ के बाईं ओर डी को बैठा दिए, ठीक है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी डी जब हम यहाँ पर बैठा दे रहे हैं, यानी सी हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि दूसरे पोजीशन में होना चाहिए। ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर जो एक छोर पर है, तो ए ई के दाएं ओर बोल रहा है। तो ए को हम अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो ई बोल रहा है कि एक छोर पर होना चाहिए। तो एक छोर यहाँ पर ई है और दूसरा छोर यहाँ पर एफ बन गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जे को कहाँ बैठा देते हैं, ए के निकटतम पड़ोसी बता रहा है, यानी ए के निकटतम पड़ोसी हम उसको बैठा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि बी का निकटतम पड़ोसी है, ए और बी का। तो ए का निकटतम पड़ोसी बन गया, तो बी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर बन जाएगा। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर हमको जे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो सीक्वेंस, यहाँ पर आई और जी खाली। तो जी के बाईं और तीसरे पोजीशन में अगर मैं यहाँ पर जी को बैठा दूँ तो बाईं और तीसरे पोजीशन में यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा, जे। तो तीसरे पोजीशन 1 2 3, तीसरे पोजीशन में जे हो गया। एक हमको बच रहा है, तो कौन सा बच रहा है, देखिए आई कहाँ है, तो H और D के बगल में I है। तो H और D के बगल में बाईं ओर है
और आई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, एच। तो एच यहाँ पर हम बैठा देते हैं, तो एच के बगल में बोल रहा है क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो एच के बगल में यहाँ पर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एच के बगल में आपको डी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि आई दाई से तीसरे ओर है, तो 1 2 3 तीसरे ओर यहाँ पर एक खाली स्थान बच जा रहा है, तो आई यहाँ पर होगा, ठीक है। एक हमारा बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है, के, तो के हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो इधर से बीच में देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 बीच में हमारा क्या है, आई है। बीच में क्या हो गया दोस्तों, आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला जो है आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 लड़के हैं ABCDE और 4 लड़कियां हैं PQRS में से 5 लोगों की एक टीम चयन किया गया है। A और S को एक साथ होना चाहिए, PR के साथ नहीं रखा जाना चाहिए, P और Q साथ नहीं जा सकता है, C और E को एक साथ होना चाहिए। और ये जिस तरीके से ये डिस्क्रिप्शंस दिया है उस तरीके से हम अगर R के सदस्य को टीम में शामिल करेंगे तो इस तरीके से हमारा कौन सा सदस्य शामिल हो रहा है, ACSE। इसको जब कॉम्बिनेशन में लेकर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं बिल्कुल ही सटीक तरीके से देख रहे हैं। कह रहा है कि उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। देखिए ये वाला जो आकृति है इसमें आपको एक नीचे आकृति छिपी हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये जो आकृति है देखिए इससे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, इससे भी मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए थर्ड पोजीशन में हम लोग देख लेते हैं इससे मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, इससे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ठीक है। इससे क्या कर रहा है, इससे लगभग लगभग मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से उठा दूँ, ठीक है, तो इस तरीके से उठा दूं तो ये वाला जो आकृति है वो मैच करेगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 29। देखिए ये तो और आसान है दोस्तों। इस तरीके से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरीके से हम इसको आसान बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए चिन्ह को निरूपित करके इधर उधर करके आपको बस खाली आंसर इसमें लाना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि गुणा का अर्थ जोड़ना हो गया, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या हो गया, जोड़ना। चलिए भाई जोड़ देते हैं हम इसको 20। तो जो गुणा था वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है ना कि डिवाइड का अर्थ क्या हो गया, घटाना। तो डिवाइड है तो चलिए यहाँ पर घटा देते हैं हम। क्यों, देखिए 8 के बाद डिवाइड था, हम क्या लिखते हैं, घटाव का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, भाग को देते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो प्लस है, ठीक है, ये जो प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा है। देखिए इस तरीके से है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग बॉड मास रूल दे पढ़े हैं कि सबसे पहला क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं ऐड, उसके बाद लास्ट में करते हैं सबट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना चलाएगा, 2 चलाएगा। तो देखिए 20 + 8 - 8, उसके बाद फिर सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद 2 आया है, मल्टीप्लाई 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 + 8 आ गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब ऐड करते हैं, ऐड के लिए है ना ये वाला ऑप्शन, तो इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 28 - 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, 24 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से ये हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट कर लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर इसका दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 24, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से क्या है, बिल्कुल ही भिन्न है। अन्य 3 से क्या है, बिल्कुल ही भिन्न है। तो ये वाला जो शब्द है और ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, देखिए ये वाला को अगर कंप्लीटली बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विंटर। क्या हो जाएगा, विंटर आपको देखने को मिलेंगे। विंटर में कितने नंबर्स, 6 नंबर्स, 6 लेटर्स की ये विंटर तैयार हुए, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको क्या मिलेंगे,
इसमें भी आपको कितने नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 6 नंबर। इसमें भी आपको कितने नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 6 नंबर। लेकिन ये बी नंबर में कितना नंबर दिखाई दे रहा होगा, 5 नंबर। तो ये बिल्कुल ही क्या है, ये चारों के चारों से ये बिल्कुल ही क्या है, तीनों के तीनों से ये बिल्कुल ही भिन्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं समझाया हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि सब के सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं, देखिए सामान्य ज्ञान से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सामान्य ज्ञान। अब थोड़ी सी स्पीड को और बढ़ाया जाए क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो 31 है उसमें सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके कर्म से सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो उनके तर्क तर्क तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला आदित्यनाथ। आदित्यनाथ का स्तंभ अगर देखेंगे तो आदित्यनाथ का स्तंभ कौन सा है, तो आदित्यनाथ का स्तंभ यहाँ पर एक है। ठीक है, महावीर का स्तंभ कितने हैं, तो महावीर का स्तंभ आपको क्या देखने को मिलेगा, महावीर का स्तंभ यहाँ पर 24 देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि पार्थनाथ, जो पार्थनाथ है उसका स्तंभ कितने देखने को मिलते हैं, 23। और अजीतनाथ, तो जो अजीतनाथ होता है उसके स्तंभ कितने मिलते हैं, 2। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का 4। ठीक है, उसके बाद फिर बी नंबर का 2 हो गया, उसके बाद फिर सी नंबर का 1 और डी नंबर का 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का ए नंबर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के लिए, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है मंत्रीपद, कर, सिक्का, विद्रोह। ठीक है, गुप्त वंश के अभिलेख, ये उद्रंग की बात किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैक्स, कर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए 33। तो 33 कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था, बिहार, मुंबई, इलाहाबाद, उपरोक्त सभी स्थानों में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश शासन कालों में रैयत बड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 34वां क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड दिया गया था, काकोरी, मेरठ, लाहौर एंड चटगांव। 34वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, काकोरी के लिए। ठीक है, काकोरी में इसका क्या किया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है। तो किसकी घोषणा की जाती है दोस्तों, तो न्यूनतम समर्थ कीमत। ठीक है, घोषणा सरकार द्वारा फसल के समर्थन में की जाती है तो न्यूनतम समर्थन कीमत, इसका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, 35वां का बी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित को उनकी तरलता के अवरोही क्रम में देखिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले ही सीक्वेंस यहाँ पर बैठा दिया गया है। 36 का यहाँ बात करेंगे तो सीक्वेंस M1, M2, M3, M4, यही क्या है, अवरोही है। तो M1, M2, M3, M4 सी नंबर दिख रहा है तो सिंपल से लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है, इसी में लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। अब कुछ लोग लगा कर आएंगे कि भाई देखिए इस तरीके से लगाया होगा तो चलिए यही सही होगा, नहीं, जो चीज़ें आपको करेक्ट लगता है वो चीज़ें ही करेक्ट होती हैं। ठीक है, अब बार बार प्रैक्टिस के दौरान ये पता चलता है हमको। ठीक है, शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु पहले मरने वाले बच्चों की संख्या में इंगित करता है। ठीक है, तो जो 37वां क्वेश्चन है वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सही क्या है, सही क्या है, लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है, सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा सही लग रहा है कि लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही लग रहा है। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है, ये भी सही लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कितना है, तो अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सम्मिलित है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची के लिए क्या सम्मिलित है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप, तो ये भी ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा,
प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप ये नहीं होगा। संघ के मंत्री के शपथ प्रारूप जी ये वाला होगा दूसरा। एक राज्य मंत्री के लिए शपथ प्रारूप ये भी हो जाएगा। संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 3 4 कहाँ है, ये इसमें 1 2 3 2 3 4 बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित पर मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सम्मिलित है। ठीक है, 40वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, ये वाला इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, हाँ ये सही है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, ठीक है ये भी सही है। आंतरिक एवं बाह्य आपातकालीन, नहीं नहीं ये गलत लग रहा है। संविधानिक संशोधन ये भी हो सकता है। तो 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 4 आपको डी नंबर में दिखाई दे रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, किसने दी थी, तो मेंडलीफ ने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, संक्रमण, मौन, उत्परिवर्तन और जीवन शैली, अनुवांशिक विकार। 42वां अगर देखेंगे तो 42वां का पहला क्या होगा, संक्रमण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है ये सही है। मौन उत्परिवर्तन, मौन उत्परिवर्तन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जीवन शैली परिवर्तन क्या कर सकता है, अनुवांशिक विकार परिवर्तन कर सकता है। तो 1 3 4 करेक्ट आंसर लग रहा है दोस्तों। 1 3 4 इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इसरो का मुख्यालय स्थित है, देखिए इसरो का आजकल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो इसरो का मुख्यालय के बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 से जितने भी रिलेशन है सब इसरो से ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर। ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। ठीक है, 2025 में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो अब 44वां की बात करेंगे तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, यह जेट के धारा से प्रभावित है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये जेट के धारा से प्रभावित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। वाराणसी से कन्याकुमारी नहीं, शेरशाह सूरी मार्ग नहीं, सिलचर से पोरबंदर ये भी नहीं, कहाँ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी कहते हैं ना, गाना भी है कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी नंबर, 45वां का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किस आयोग ने कहा कि इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष के बढ़ाने के बाद विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाए रखने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर ये राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 ने कहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है। तो अब बात करते हैं 47वां क्वेश्चन के लिए। तो 47वां का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47वां का नीति आयोग हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों के लिए अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। ठीक है, कला, मानविक और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, व्यवसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। ठीक है, इसके जब हम लोग आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सही लग रहा है, पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं, ये करेक्ट लग रहा है। उसके बाद फिर कला, मानविक और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, ये भी करेक्ट लग रहा है। उसके बाद फिर व्यवसायिक, ये तीनों ही क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। तो इसका जो क्या है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 48वां का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला 49वां।
निम्नलिखित में से कौन सा RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में के मुख्य उद्देश्य हैं? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालय कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और सामग्री है। ठीक है, ये तो करेक्ट लग रहा है। मानदंडों के अनुसार सभी विभागों के लिए माध्यमिक स्कूली शिक्षा तक पहुंचने सुधार, ये भी सही लग रहा है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा लिंग, सामाजिक, आर्थिक विकलांगता, अन्य बाधाओं के संतोषजनक गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के जीवन में सकारात्मक, ये भी सही लग रहा है। तो दोस्तों इसका चारों के चारों सही लग रहा है, इसीलिए बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निपुण का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर फ्रोंसियंसिस इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 50वां का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि के बीच में, शिक्षण अभिरुचि को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की संस्था, ये सबसे उपयुक्त प्रणाली क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन को जोड़ना, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? पाठ्य चर्चा के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सामाजिक सहभागिता, विद्यार्थियों की क्षमता और आवश्यकताओं को, सीखने की गतिविधियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विद्यार्थियों की क्षमता और आवश्यकताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? पुरस्कार, दंड, सरलता का उपयोग और प्रशंसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशंसा करके। प्रशंसा करके आप विद्यार्थियों को समझा सकते हैं और भी उसको आगे ले जा सकते हैं। अब निम्नलिखित में से अब बात करते हैं, देखिए कि जो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रभावित को इंगित नहीं करता है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना, कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रखना। तो जो 54वां है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ से सही है? ठीक है, बच्चे के विकास से संबंधित कौन सा है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्चा संरचना के अनुसार मध्य चरणों में से कौन सी कक्षाएं शामिल है? 6 से 9, 6 से 8, 9 से 12, 11 से 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 8। NEP 2020 के नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरणों में 6 से 8 कक्षाओं के लिए कक्षाएं शामिल है। अगला, सीखने के संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार सही है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सीखने में सामाजिक अंतरक्रिया महत्वपूर्ण है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त से, ये सही लग रहा है। दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त, ये गलत लग रहा है। मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए, ये भी गलत लग रहा है। विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए गलत, ये भी गलत लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 59वां क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, अल्पसंख्यकता समूहों के लिए इसका क्या करना है? बच्चों की शिक्षा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां, ठीक है, सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी परिचारक, सीखने की गति को धीमी करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को समस्या का समाधान, बी नंबर, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। 60 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
जनवरी 1984 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज 2022। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का फाउंडेशन स्टेज 2022 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध, कक्षा प्रबंध और प्रयुक्त शिक्षण विधियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ है? ठीक है, सीखने का लचीला वातावरण, प्रशिक्षण के अंतः क्रिया में कमी, सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, इसके साथ साथ संप्रेषण कौशल में कमी। नीचे दिए गए उत्तरों में सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल 1 2, केवल 1 2 3 एंड जो 63 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2 आपको सही लग रहा है। सीखने का लचीलापन, वातावरण और प्रशिक्षण से अंतरक्रिया में कमी। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट आंसर है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर से कोट वाला यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित की और इंगित करता है? ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। ठीक है, अब 64 की जब बात करेंगे तो 64 का इसका जो करेक्ट आंसर क्या क्या होगा? कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर लग रहा है। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखने के लिए, ये भी करेक्ट लग रहा है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये चारों के चारों सही लग रहा है। ये चारों के चारों सही लग रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो डी नंबर है ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों से संबंध में क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा है? रट कर सीखना, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, गतिविधि चुनौतियों का तत्व होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। गतिविधि से अकेले नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। कोई खेल भी गतिविधि हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ये तीनों आपको सही लग रहे हैं। एक यहाँ पर रट कर सीखना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। केवल एक अगर रहता तो करेक्ट आंसर रहता, बाकी इसमें ये जो तीनों है वो करेक्ट लग रहा है। एक नंबर यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही बताता है? विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता को प्रभावित करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षण है व्यक्ति के विकास के लिए क्या है? वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में, रचनावादी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, हाँ ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। शिक्षण का ज्ञान देने की भूमिका, ये नहीं। सीखने की अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, सीखने की अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं होता है। सीखना सामाजिकता में होता है। ठीक है, ये सही लग रहा है। सीखना क्या होता है? सामाजिकता में होता है। तो 1 और 4 सही है, तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67वां का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? तो रचनात्मक आकलन की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा इसमें रचनात्मक आकलन? अब बात करते हैं इसमें रचनात्मक आकलन के लिए, तो पाठ के दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। चलिए, ये तो सही लग रहा है। इसके साथ साथ बच्चों के क्रियात्मक करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। बच्चों को पाठ दिए गए चित्र बनाने की कहना। ठीक है, ये गलत लग रहा है। पाठ के नियमोन्तिम शब्दावली की व्याख्या करना। ठीक है, ये दोनों, तो ये डी नंबर सही लग रहा है दोस्तों। 2 और 3 आपको देखने को मिल रहे होंगे। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। ये 2 और 3 आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ये और ये दोनों करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत के रूप में। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत के रूप में जब इसको सुमेलित करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों? तो चलिए मैच कर लेते हैं 69 का। तो 69 का जब मैच करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे, जो ए नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो ए नंबर देखने को मिलेंगे, ए ई एल थार्मडाइक
प्रयास और त्रुटि से इसका संबंध है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर बी नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, इवॉन पाओलो, यानी बी नंबर इसका कौन सा पोजीशन में हो जाएगा, थर्ड पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी एफ स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंध है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सी का चौथा। उसके बाद फिर डी का क्या हो जाएगा, वोल्गैम कोहलर, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, क्या सूज का सिद्धांत, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जा रहा है, डी का यहाँ पर 1 हो जा रहा है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 किसमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे 2 3 4 1 2 3 4 1, जी हाँ पहले नंबर पे ही देखने को मिल रहे हैं, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 2 3 4 1। अब फिर स्तंभ यहाँ पर मैच करने को दे रहा है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 2 1 का पहला का हो जाएगा 3, उसके बाद फिर दूसरा का हो जाएगा 4, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्तंभ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70वां का बी नंबर, ठीक है। इस तरीके से फिर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। 71वां क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों सुमेलित करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि इसको सुमेलित कीजिए। तो किस तरीके से सुमेलित करते हैं, तो यहाँ पर सुमेलित के दौरान यहाँ पर देखेंगे कि आदर्शवाद, तो आदर्शवाद का दर्शन शास्त्री कौन थे, तो प्लेटो थे आदर्शवाद का दर्शन शास्त्री, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। परियोजनावाद, तो परियोजनावाद को यहाँ पर किसने दिया, जॉन डीवी, ठीक है। प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद को किसने दिया, रूसो। यथार्थवाद, जॉन लॉक। तो इस तरीके से इसका क्या हो जा रहा है, तो 4 1 2 3, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ही कूट क्वेश्चन। अभी कथन ए और बी का कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो सही उत्तर का चुनाव किस तरीके से करेंगे, तो इसका 72वां क्वेश्चन का चुनाव आपको करना है। तो 72वां क्वेश्चन का चलिए चुनाव करते हैं, ठीक है। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वो विद्यार्थियों को प्रगति का निरंतर आकलन कर सके, ठीक है। दूसरा नंबर, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये जो दोनों कथन आपको देखने को मिलेंगे, ए जो है आर का सही है, ठीक है, ए और आर क्या है, दोनों सही है, लेकिन जो अभिकथन ए कह रहा है उसका व्याख्या कर रहा है क्या, नहीं। जो ए है और आर है ये दोनों सही जरूर है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ संबंधी क्वेश्चन है। तो ए और आर को आपको सही कथन को चुनाव करना है और यहाँ पर करेक्ट कथन का आंसर देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये तो सही है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका जो पहला वाला कथन है ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा भी कथन यहाँ पर सही है, लेकिन इसका व्याख्या करता है क्या, जी नहीं, इसका व्याख्या नहीं करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर 74वां क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, कथन एक कह रहा है। उसके बाद कह रहा है शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में संदर्भ में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, ये तो सही बोल रहा है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। तो 1 और 2 क्या है, दोनों ही सत्य है, करेक्ट है। 74 का आपको दोनों सत्य देखने को मिलेंगे। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे शोध का समस्या का चयन, ठीक है। तो शोध का समस्या का चयन ये तो करेक्ट हो जाएगा। शोध की विधि का चयन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सीक्वेंस के आधार पर इसको बनाइए, ठीक है। तो सीक्वेंस के आधार पर यहाँ पर ए देखने को मिलेंगे, शोध का प्रश्नों का निर्माण, ठीक है। शोध का समस्या का चयन पहले करेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, शोध का प्रश्न निर्माण करेंगे, उसके बाद फिर आपको शोध का विधि का चयन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या आंकड़ों का
संग्रह एवं विश्लेषण परिणाम की सूची, ठीक है। तो आंकड़ों का संग्रह करेंगे, उसके बाद फिर सूची तैयार करेंगे, ठीक है। तो ACBDE, तो CBA एक जिसमें हम ABDCE AC हमको देखना है, ACA, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि पाठ्य योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। पाठ्य योजना लेखन की विधि को क्या करना है, उसको व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान, जी हाँ, ठीक है। ये भी है अधिगम की उद्देश्य, ये भी करेक्ट आंसर है। पुनरावृत्ति, ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये कह रहा है प्रणाली को व्यवस्थित करना है, तो पहला नंबर पूर्व ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम के उद्देश्य होना चाहिए, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कह रहा है विषय वस्तु की प्रस्तुति, जी हाँ, ये विषय वस्तु की प्रस्तुति भी होनी चाहिए। इसके साथ कह रहा है कि पुनरावृत्ति भी होना चाहिए, ठीक है, फिर पुनरावृत्ति होना चाहिए, फिर गृह कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। तो ABDCE ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 76वां का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन इसका क्या है कि एक्शन रिसर्च के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए क्रमानुसार व्यवस्थित करने से भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को ले लिया गया है। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्रमानुसार समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, साक्ष्य प्राप्त करना, परिकल्पना का प्रशिक्षण करना, सामान्यीकरण करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या को प्रभावित करना पहला हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर सामान्यीकरण करना, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर बी के बाद ए नंबर हो जाएगा, ये परिकल्पना का बनना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको साक्ष्य प्राप्त करना, सी नंबर। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, परिकल्पना का परीक्षण करना, डी नंबर। उसके बाद फिर सामान्यीकरण, ई नंबर, ठीक है। तो BACDE डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए 78वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 78वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। लो, इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला डॉक्टर रामकृष्ण कमीशन, ठीक है, कालक्रम के अनुसार सबसे पहला क्या आए थे, बी नंबर, ठीक है, रामकृष्ण कमीशंस। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो दूसरा नंबर आपको मोदालियर कमीशन देखने को मिलेंगे, ए नंबर। तो BA, तो BA किस में देखने को मिल रहे हैं, तो BA पहला और दूसरा हो गया, तो BA यहाँ पर दिख रहा है। तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, BA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि जो जीन पियाजे के संकल्पना विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों, 79 का। तो 79 का यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पहला तो संवेदी पेशीय अंग जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो पहला का हो जाएगा सी नंबर, तो पहला का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। दूसरा का यहाँ पर हो जाएगा प्री ऑपरेशन स्टेज जिसको बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर, ठीक, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा होगा, सी और ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद फिर हो गया मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, उसके बाद यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको देखने को मिलेगा, डी नंबर। तो CABD, तो यहाँ पर CA की बात करेंगे तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CABD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए CABD सी नंबर में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करने में से यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थित करने में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित करिए, तो इसको व्यवस्थित करिए, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला देखते हैं परियोजना का नियोजन, परियोजना का चयन उद्देश्य, परियोजना का मूल्यांकन, परियोजना का कार्यान्वयन एवं परियोजना का अभिलेखन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परियोजना का चयन, पहला बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर परियोजना का नियोजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं क्या, परियोजना का कार्यान्वयन। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले परियोजना तैयार करते हैं, उद्देश्य तैयार करते हैं, फिर नियोजन करते हैं उसका। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे उसका मूल्यांकन करेंगे कि कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर परियोजना का अभिलेख करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से BADCE, तो BA दिया हुआ है अंतिम में, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका सामान्य हिंदी के बारे में अब देखेंगे। देखिए ये जो है सामान्य हिंदी के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियाँ को निम्नलिखित रूप से देने के लिए स्वरूप दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जब उच्चारण किसी भी चीज़ को अगर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, लिपि। क्या कहेंगे, लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे कि जिसे किसी से लगाव न हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त एंड सुकर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिप्त, ठीक है। जिसे किसी से भी लगाव ना हो उसको कहेंगे अलिप्त कहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेंगे, निर्लेप, निर्लेप भी इसको कहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ निर्लिप्त भी कहेंगे, ठीक है। तो ABC तीनों कहेंगे, सुकर नहीं कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुनरावलोकन में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय उपसर्ग का पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि प्रत्यय जो है वो कहाँ लगता है, बाद में लगता है, एंड में लगता है, ठीक है। लेकिन उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, ठीक है। तो जो उपसर्ग पहले लगता है यहाँ कह रहा है प्रत्यय, यानी पुनरावलोकन में क्या होगा, प्रत्यय यहाँ पर लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुनर। यहाँ उपसर्ग की बात कर रहा था, पुनरावलोकन में बात करेंगे में प्रत्यय है, तो प्रत्यय यहाँ पर उपसर्ग ये देखने को मिलेगा पुनर, ठीक है। यहाँ ठीक उल्टा दे दिया गया है। अब बात करते हैं अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पर सुकोदन नहीं है, ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची सुकोदन नहीं है, बाकी सब है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो है उचित संबंध जोड़ना है। सीता ने रोटी खाई, ठीक है। सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई थी, सीता ने रोटी खाई होगी, ठीक है। ये आपका टेंस से रिलेशन है इसका। तो इसका जो 85वां नंबर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला सीता ने रोटी खाई, ठीक है, खा ली है वो। तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा ना, कि सामान्य भूत हो जाएगा। सीता ने रोटी खाई, ये सामान्य भूत हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, पहला नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर, ए का पहला फोर्थ नंबर हो जाएगा। दूसरा बी, सीता ने रोटी खाई थी, संदिग्ध भूत हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। इसके साथ साथ सीता ने रोटी खाई थी, ठीक है। सीता ने क्या की थी, रोटी खाई थी, सॉरी ये सीता ने रोटी खाई है, संदिग्ध भूत, खाई है हो गया। सीता ने रोटी खाई थी, सी नंबर, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है। सीता ने रोटी खाई होगी, ये पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या देखने को मिलेंगे, सी नंबर का यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, सी का 1 देखने को मिल रहा है और डी का यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है। तो 4 3 1 2, 4 1 3 2, 4 3 1 2, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85वां का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक हैं, तो ये कारक से यहाँ पर संयोजक लिया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के द्वारा के लिए, ठीक है। तो ये वाला कारक को पहले वीडियो में सारा चीज़ A to Z बता दिया हूँ, तो वो वीडियो को देखे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 86वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 87वां क्वेश्चन की निम्नलिखित शब्दों में उचित क्रम लगाइए, ठीक है। तो उचित क्रम आपको बताना है। तो उचित क्रम में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले एक ही, ठीक है, डी, एक ही, उसके बाद थैली के, ठीक, उसके बाद क्या है, डी के बाद ए हो गया, उसके बाद फिर बट्टे कि चट्टे बट्टे होगा, एक ही थैली के बट्टे चट्टे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
87वां की बात करेंगे तो DABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DABC, एक ही थैली के बट्टे चट्टे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चील विलय करने के लिए, ठीक है, ऐसा करने के बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है, ठीक है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर, ये पहला भी सही होगा दूसरा भी सही होगा, ये पहला भी सही है दूसरा भी सही है, सॉरी पहला और दूसरा सही होगा, ये बी नंबर नहीं, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी क्या होगा, दोनों सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। उपरोक्त वाक्य के लिए विराम चिन्ह तुमको बताना है, ठीक है। तो विराम चिन्ह क्या है, पिता ने कहा, ठीक है, पिता ने कहा विराम चिन्ह लग गया, बेटी तुम क्या चाहती हो क्वेश्चन मार्क, बताओ तो सही, ठीक है। तो इसका बी नंबर बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो अगले क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। उचित वर्तनी युक्त, ठीक है, कुछ शब्द भी ऐसे दिए गए हैं जो आप पढ़े हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन में कर सकता है। देखिए सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति कभी नहीं होता है, सहानुभूति होता है, ठीक है। तो पहला करेक्ट ये गलत हो गया, सहानुभूति ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये सही लग रहा है सहानुभूति, ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। तो 90 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रीड करना पड़ेगा। कौन कौन से चीज़ों को रीड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करवा लेते हैं, उसके बाद फिर रीड करने के लिए आएगा, ठीक है। द हॉर्स ऑफ लूट मी विन द रेसिंग कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट इज अ मास्टर एथलेटिक, चूज ऑफ करेक्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। द हॉर्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, तो 91 का आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे बी नंबर, ठीक है। हु लेट वी विन द रेसिंग कॉन्सेप्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर इसलिए इसमें से खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दे ब्लैंक विन द गेम बट आई डाउट इट, चूज द करेक्ट मॉडल्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइट मेक कैन विल। 92 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर माइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, चूज द करेक्ट ऑन वर्ड सब्सटीट्यूट for a person who known everything and reticence, omnipotent and omniscient and philanthropist, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर omniscient, ठीक है। इसका 93 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 94 के बारे में बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग दिस, ये स्पेलिंग चूज करना है, ठीक है। आमलेट, ओमेलेट, ओमिलेट एंड ऑमलेट, ठीक है। 94 का यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो ओमेलेट है वो करेक्ट आंसर है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 95 से दिया हुआ होगा, 97 देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब ये वाला इसका आंसर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, ये सारे का आंसर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, जब आप ये पूरी चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इसको सारा चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, तो इसीलिए मैं और ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए इसका आंसर फटाक से दे रहा हूँ, ठीक है। 95 का रोड वेंट टू द एंड ऑफ गार्डन बिकॉज ही सॉ सम स्टेज ऑब्जेक्ट सम बिट्स पीपल्स एंड सिगरेट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का वो क्या हो जाएगा, सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। ये कहानी है, ये कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है कहने के लिए, ठीक है। 96 का देख लेते हैं, द फिगर इन द स्पेस स्वीट वे वॉकिंग अराउंड स्मोकिंग सिगरेट इन स्टडी टुगेदर और टॉकिंग इन ह्यूमिडिटी हुमिंग सॉन्ग्स, इसका 96 का क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा हमिंग सॉन्ग, ठीक है। गुनगुना रहे थे वो लोग जो तारे से आए थे, ठीक है। 96 हो गया। अब बात करते हैं 97 और 98 की। अब बात करते हैं रोड जम्प ओवर द वॉल बिकॉज ही वॉन्टेड टू, ठीक है। एग्जामिन द मशीन्स गो अवे विद द मशीन्स वीर मीट द पीपल ऑफ स्पेस इन स्वीट्स
स्मोक सिगरेट विथ देम। 97 की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गो अवे विद द मशीन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस ही वांटेड टू लिव with the machines. He wave of hot air pushed him back and he wanted to see machines more clearly. The machines were living without him. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अगर देखने को मिलेंगे दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर में क्या दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है 5th 3rd 1st 4 2 इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 99 क्वेश्चंस मैच करना है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम इन 1 and 2। ठीक है, इसको 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके क्या देखने को मिलेंगे, 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो वाई डिड लुक एट आउट फिर बेडरूम्स विंडो। ठीक है, पहला का आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो पहला आपको देखने को मिलेंगे 4th 3 2 1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4th 3, पहला का हो जाएगा आपको 4th, उसके बाद सेकंड का हो जाएगा 3, उसके बाद इसका हो जाएगा 2, लास्ट का हो जाएगा 1st। ये आपको सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। ये सीक्वेंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर 4th 3 2 1 आपको सी नंबर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चंस। अंतिम क्वेश्चंस, व्हाट वाज द रोड वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोड इज नॉट शो विद द फॉलोइंग एंड श्योसर्स वेयर रील ऑफ ड्रीम्स। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इतना लॉन्ग बनाया गया है। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे 2024 के क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही मेंशन करिएगा ताकि मैं और अच्छे तरीके से क्या कर सकूँ, प्रिपेयर आपको करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों।